हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, बट मतलब क्योंकि हो सकता है कि आज तो आप बहुत बिजी हो, या फिर हो सकता है कि आज आप रिलैक्स करने के मूड में हो और कोई वीडियो या पर्टिकुलरली केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट का वीडियो ना देखना चाहो। बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था कि विशेष तो मेरी आप तक पहुंचनी चाहिए। तो मैंने फिर फाइनली डिसाइड करा कि इस वीडियो को बना लिया जाए। बाकी इस वीडियो में बहुत सारी बातें मैं नहीं कहना चाहूंगा कि आपको क्या पढ़ना है टॉपिक और क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में बेसिकली जो मेरा मोटिव है वो कहने का है कि जो आपने पूरे साल पढ़ा है वो एक्चुअली सब कुछ अच्छा पढ़ा है। जितना आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, इस विश्वास से एग्जाम को देने जाए। क्योंकि एग्जामिनर इस मोटिव से पेपर नहीं बनाता कि पेपर इतना मुश्किल हो कि आपसे ना हो, बल्कि वो तो इस मोटिव से पेपर बनाता है कि जो क्वेश्चन वो डाले उससे आपकी नॉलेज जज हो सके। और नॉलेज की तो अपनी कमी है ही नहीं। हमने पूरे साल जितनी भी नॉलेज गेन करी है बस एग्जैक्टली वही एग्जामिनर हमसे पूछने वाला है। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में रहती है। मैंने कुछ सोच रहा था कि यार मैं क्या बच्चों को बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री जो है वो स्कोरिंग। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखो। हाँ, इसलिए नहीं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री एक्चुअली स्कोरिंग है। केमिस्ट्री में या तो आपको वो क्वेश्चन आता है या वो क्वेश्चन नहीं आता है, बस यही तो है। आप उस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, अगर होता है तो कर दीजिए, नहीं करे तो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द सिंपल फंडा। क्योंकि यहां पर बहुत देर किसी क्वेश्चन पर रुकना एक्चुअली टाइम वेस्ट के बराबर है। यहां पर अगर आप देखें तो टोटल जैसे आपके पास 3 घंटे हैं अगर किसी पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो केमिस्ट्री को पूरे 1 घंटा नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप वो 45 मिनट्स, इवन 40 मिनट्स के अंदर उतना कर दो जो एक्चुअली आपको करना है। और बाकी का जो टाइम है यू हैव टू स्पेंड ऑन अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज वो थोड़े से लेंदी होते हैं और दैट रिक्वायर्स योर एक्चुअल पोटेंशियल। जबकि केमिस्ट्री इस एक तरह का, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसमें जरूर थोड़ी कैलकुलेशंस है। अदरवाइज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर हमने से पूरे साल पढ़ा, कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो यू कैन डू डायरेक्टली दैट क्वेश्चन, बस आपने करा और आंसर आ गया। आइसोमर्स बताओ कितने हैं, तो आपने बहुत जरा सा सॉल्व करा और आंसर आ गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लॉजिक से भी हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन पे क्वेश्चन आया तो यू हैव टू राइट अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, बट दैट टू नॉट लॉन्ग। कभी भी बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं होती है। तो मेरा एक आपसे समीशन और है। एक बात हमेशा मान के चलें कि पेपर कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। जो क्वेश्चन हमारे पेपर में है वो हमारे लिए ही बना है, और इसीलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली कहूंगा कि क्वेश्चन में बहुत देर तक रुके नहीं, ऐसे ही फिजिक्स और मैथ्स में भी ना रुके। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं आपको लगता है कि वो बहुत लेंदी है, तो सेकेंड राउंड में उसको सॉल्व कर लें। अपने ब्रेन को बहुत स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टीचर इस समय यही कह रहा है कि इंस्ट्रक्शंस को ध्यान दीजिए। ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शंस को ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये नहीं है कि आप ऑलमोस्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स तक वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते रहे। आप इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दीजिए और अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। इंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड नहीं बताया जाएगा, सिर्फ ये बताया जाएगा कि इस पेपर में आपको कितने सेक्शंस हैं, पेपर के अंदर सिंगल चॉइस है या हो सकता है मल्टीपल चॉइस आ जाए, सब्जेक्टिव कितने। वैसे ऑलरेडी ये सब चीजें पहले ही एनटीए क्लियर कर चुका है कि देयर आर टोटल 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चन जो हैं वो सिंगल चॉइस रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सब्जेक्टिव रहेंगे। तो बस यही हमें चाहिए था। अब तो क्वेश्चन को देखना है और आंसर सॉल्व करना है। हाँ, बस एक बात का जरूर ध्यान रखना कि वहां पे जो ये ऑप्शनल क्वेश्चन वाला जो पार्ट है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना कि वो ऑप्शनल वर्ड एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, एंड बाकी सब सिंपल है। अगर आप अपने सब्जेक्ट की बात करें तो ऑफकोर्स अगर आप 23rd को या मतलब नेक्स्ट डे कल आप अपना पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि आप ये टॉपिक पढ़े और ये टॉपिक ना पढ़े। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो हर एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो कि आपको आना चाहिए। अगर अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेनली बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जनरली आप लोगों को साइज और आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर्स वो पूछे जाते हैं जो आपको आने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, शेप, इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। या फिर अगर मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करूं, बेसिकली वहां पर आप लोगों को आना चाहिए दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, वो आपको बहुत जरूरी है जो आए।
इसके बाद अगर हम और अगले चैप्टर पे चलें कोऑर्डिनेशन पे, कोऑर्डिनेशन में आप लोग अगेन हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी थ्योरी के थ्रू निकालना आना चाहिए। कंटिन्यूअसली एनटीए के पेपर्स में जो अभ्यास पेपर्स हैं उसके अंदर देखा गया है कि उसने इवन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल पे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको वो थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में गैप कहां जाता है। अगले चैप्टर पे चले, मेटलर्जी वैसे ऑप्शनल है, फिर भी मेटलर्जी का क्वेश्चन आता है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हमने मेटलर्जी बहुत इजीली पढ़ रखी है। उस पर क्वेश्चन आएगा तो जनरली एल्यूमिनियम की मेटलर्जी, क्रोमियम की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी पर आता है, तो वो एक बार आप ब्रीफली पढ़ के चले जाए। अगर अपन पी ब्लॉक पे चले तो स्पेसिफिकली HNO3, H2SO4, अमोनिया, नाइट्रोजन फैमिली एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दें। बैक बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, बैक बॉन्डिंग पर ध्यान दीजिए। ब्रिज बॉन्डिंग पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे जहां तक बात करी जाए तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि 14 से इलेक्ट्रॉन लेस या 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इतना फंडा अगर आपको आता है तो यू कैन डू द क्वेश्चन। अगर हम आगे चैप्टर पे चलें तो अगर मैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के पीरियोडिक क्वेश्चंस की बात करूं तो एस ब्लॉक पे मेनली जो क्वेश्चंस आने चाहिए वो ई नॉट की वैल्यूज पे आने चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा किसका कम। पी ब्लॉक में वही बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज में एक्सेप्शन आता है तो आपको वो आना चाहिए। बाकी किसी भी फैमिली के अंदर साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी के कोई ऑर्डर में डिफरेंस है ही नहीं, वो रेगुलर है। लेकिन डी ब्लॉक में क्वेश्चन आता है तो साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट डी ब्लॉक में मेटेलिक करैक्टर भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ वो बढ़ता है और घटता है। तो ये कुछ छोटे छोटे सी चीजें मुझे लग रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं स्पेसिफिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्पेटाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा नेम रिएक्शंस पे जरूर ध्यान देके जाइए बिकॉज ये हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर की बात है, उसमें आपने कई सारी चीजें ऑलरेडी याद करी होंगी, लेकिन बहुत स्पेसिफिक अगर आपको आता है क्वेश्चन, आप बहुत श्योर हैं तभी उसको अटेम्प्ट करें बिकॉज वो लॉजिकल क्वेश्चन से ज्यादा थोड़े से इंफॉर्मेटिव होते हैं, तो उनपे थोड़ा सा कम फोकस करें। अदरवाइज एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन और एल्काइल हैलाइड दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द पेपर। तो इन चैप्टर्स को एकदम थॉरोली आप तैयार करके ही एग्जाम में जाए। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि अगर आपका एग्जाम कल है तो आज ये सब चीजें आप प्रिपेयर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें तो इस अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट के अंदर अभी आपके पास काफी सारा ऑप्शंस है और इस पेपर को उतने ही कॉन्फिडेंस से दीजिए कि जैसे आप लोगों को बड़े मजे से इस पेपर को सॉल्व करना है, टेंशन में मत दीजिएगा, ठीक है। बाकी टाइम से पेपर को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होके चले समय के हिसाब से, बिकॉज समय बिल्कुल परफेक्ट है कि हमें 3 ही घंटे मिल रहे हैं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर नहीं कि जो शीट ले लेगा, यहाँ पे तो आपका पेपर उसी समय बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर पेपर के दौरान कोई लाइट चली जाती है या इस तरह की कोई मिस हैपनिंग होती है तो उससे डरे नहीं। इन सब चीजों के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल और आप लोग प्रॉपरली अपने पेपर पे फोकस करें, ठीक है। किसी भी तरह की भ्रांति में ना रहें। आपका एडमिट कार्ड आप अपने साथ लेके जाएं, आधार कार्ड अपने साथ लेके जाएं बिकॉज दे आर द बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि अभी कोरोना के टाइम पर है। जैसा कि उन लोगों ने आपको इंस्ट्रक्शंस में लिख रखा है वैसा आप उनको फॉलो करें, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से तो सिर्फ एक विश है जो कि ये है कि आप लोग जितनी मेहनत पूरे साल में करे हैं बस वो आपको जो आप फुलफिल कर सकते हैं अपनी ड्रीम्स को, बस ये विश है मेरी कि बस ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए, ठीक है। तो बाकी तो एवरीथिंग सब लक पे है, लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।